Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the last chapter of this pre-app series, which is our environment. So pre-app series finally हम end करने वाले, सारे chapters हमने cover कर लिए, जितने possible questions थे हर chapter के हमने ले लिया. I really hope कि you have gone through all the questions और अभी last chapter के भी आज questions discuss कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा question नहीं, because इसमें से बहुत बड़े-बड़े questions नहीं आते, कुछ topics हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं and वो topic समझ में आ जाएंगे तो इस chapter के questions तो आप आराम से निकाल लोगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following is not a natural ecosystem? Natural ecosystem कौन से होते हैं? जो हम ह्यूमन मेड होते हैं. सो देखो, पॉन्ड है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, क्रॉपलैंड. क्रॉपलैंड किसने बनाया? हम ह्यूमन बींग्स ने. सो ये मैन मेड है, नेचुरल नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Assertion: green plants tap only 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves. सो वैसे हमने देखा हर लेवल पे 10% जाता है, लेकिन ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी में से सिर्फ 1% ले पाते हैं. तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है. एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन. सो हर फूड चेन के जो प्रोड्यूसर्स है वो ग्रीन प्लांट्स है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स ही हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बाकी सारे उन पे डिपेंडेंट है. सो देयरफॉर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट में आपस में कोई लिंक नहीं है. सो क्या होगा? बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू. बोथ रीजन, अरे एक मिनट, हाँ, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट. सो दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3. Identify the food chain in which the organisms of the second trophic levels are missing. So पहला है ग्रास, गोट, लायन. सो ठीक है भैया, लायन किसको खाएगा? गोट को. गोट किसको खाएगा? ग्रास को. तो यहाँ पे सारे लेवल्स है, ये कंप्लीट है. नेक्स्ट ये वाला जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद आप लोगों को नहीं याद होगा, तो मैंने इसलिए इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दी. ये एक्वेटिक वाला है, जिसमें क्या होता है, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये हमारा होता है प्रोड्यूसर, और इसको खाने वाला ये, इसके नाम थोड़े से खतरनाक थे, लेकिन आपको मैं ये समझा रही हूँ कि ये सभी जो हैं इंक्लूड हो गए. स्मॉल फिश, लार्ज फिश, हमारा जू प्लैंक्टन एंड ये सब हमारे इंक्लूड हो गए. सो देयरफॉर ये एक कंप्लीट हुआ है. इसको याद भी कर लेना. बाई चांस अगर क्वेश्चन में ऐसे ही बोल दे कि भैया बताओ एक्वेटिक इकोसिस्टम वाला को फूड चेन बताओ, तो आप ये सारा लिख पाओगे. ठीक है. नेक्स्ट टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग. ठीक है, इसमें भी सारे, ग्रास को फ्रॉग खा लेगा. अरे एक मिनट, ग्रास को तो ग्रास हॉपर खाएगा, इसमें मिसिंग है. ग्रास हॉपर दे नहीं रखा, वो नीचे वाले में है. सो यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है. इसमें देखो, ग्रास को ग्रास हॉपर खा लेगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेगा, और फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, और ईगल को स्नेक खा लेगा. तो ये कंप्लीट है, लेकिन सी पार्ट, क्योंकि ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर मिसिंग है, तो सेकंड वाला किसमें मिसिंग है? सी पार्ट में. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Accumulation of harmful chemical is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain. सो हमने देखा था जब भी एक फूड चेन होती है, क्या था, बायो मैग्निफिकेशन. सो बायो मैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जैसे प्रोड्यूसर्स है उसके पास कोई टॉक्सिक चीज़ है, सो जैसे जैसे उसको कंज्यूम करता रहेगा हर लेवल पे वो बढ़ती जाती है. जैसे एनर्जी हर लेवल पे 10% मिली, फिर उसके आगे 10%, फिर उसके उतने कम का 10%. सो एनर्जी कम होती रहती है, लेकिन ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो हमारा DDT है, ये बढ़ता जाता है. सो देयरफॉर हाईएस्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा होगा. बिल्कुल सही बात है. एंड रीजन में क्या बोला? हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज. एंड ये भी बात सही है कि क्रॉप्स पे वो पेस्टिसाइड्स को डाला जाता है, लेकिन क्या आपस में इनका कोई लिंक है? नहीं. तो फिर से भाई कि दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम. पॉन्ड्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एक्वेरियम हो गए, क्रॉप फील्ड हो गए. आउट ऑफ दीज द नेचुरल इकोसिस्टम आर. नेचुरल कौन कौन सा है? पॉन्ड्स नेचुरल होते हैं, फॉरेस्ट, एक्वेरियम्स ह्यूमन मेड है, क्रॉप फील्ड ह्यूमन मेड है. तो फर्स्ट और सेकंड देख लो कहाँ पे है, 1 और 2 सीपा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. 6th है, व्हाट विल हैपन इफ द डियर आर मिसिंग इन द फॉलोइंग फूड चेन. सो अगर डियर को गायब कर दोगे तो क्या होगा? एक तो ग्रास है, अगर हम कंसिडर करें फूड वेब नहीं, सिर्फ यही फूड चेन है, तो क्या होगा? ग्रास बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको कोई खाने वाला नहीं है. एंड डियर, टाइगर जो है, क्योंकि डियर मर गए तो भैया उनको खाने के लिए कुछ नहीं. हम फूड वेब की नहीं, फूड चेन की बात करें, तो उनको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, तो धीरे धीरे वो भी मर जाएंगे. तो ऑप्शंस देख लो. द पॉपुलेशन ऑफ डियर विल इंक्रीज. इंक्रीज कैसे होगी? उसको खाने को मिल नहीं रहा, वो तो बेचारे खत्म हो जाएंगे. वो गलत होगा ये. द अमाउंट ऑफ ग्रास विल डिक्रीज. डिक्रीज कैसे होगी? भाई ग्रास को कोई खाने वाला नहीं है, तो वो तो बढ़ जाएगी. इंक्रीज होगी, तो ये भी गलत है. द टाइगर्स विल डाई. बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई, उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे. द टाइगर्स विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास. तो ये तो ऐसी कहावत भी है कि जैसे शेर और ये जानवर है, इनको चाहे कुछ ना मिले लेकिन घास नहीं खाने लग जाएंगे. सो ये भी ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे क्या होगा? द टाइगर्स विल डाई. ठीक है,
चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वैसे किसी को पता नहीं है ऐसे, अगर सच में डियर्स वगैरह क्या पता टाइगर्स बेचारे अपने जिंदा रहने के लिए खाने लग जाएं घास, है ना। बट उसमें फिर ये चीज भी है जो हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस में कि उनकी बॉडी की जो वो थी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो कैसी थी, वो इतनी लंबी नहीं होती। जो डियर वगैरह जो ग्रास ईटिंग वाले होते हैं उनकी बनी इस तरीके से होती है कि प्लांट्स को डाइजेस्ट, प्लांट्स में जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी उसी में है, तो टाइगर शायद ग्रास को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट फूड चेन रिप्रेजेंट्स, क्या जो इंटरडिपेंडेंट फूड चेन्स होती है वो क्या होता है, फूड वेब होता है। कि भैया एक चीज, लायन ऐसा नहीं है डियर खत्म हो गया तो टाइगर मर जाएंगे, टाइगर कुछ और खाने लग जाएंगे और बहुत जानवर है जिनको वो खा लेंगे। तो वो जो इंटरडिपेंडेंट फूड चेन्स होती है वो हमारा फूड वेब बनाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स दी सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है, जो ओजोन लेयर है वो हमारी अर्थ को यूवी रेडिएशन से बचाती है। रीजन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आप लेकिन एक बात बताओ, ये प्रोटेक्ट करती है और ये उसको डिप्लीट करती है, तो करेक्ट तो दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनका कोई लिंक नहीं है। तो फिर से असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, बट रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सो सारी एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ को ऑक्सीजन चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। ओजोन कैसे बनता है, जब हमारे ऑक्सीजन के एटम्स मिल मिल के क्या बना लेते हैं, O3 बना लेते हैं, तो ओजोन बनता है। सो अगेन दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो पहला, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बिल्कुल ठीक है। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, बिल्कुल ठीक है। ओजोन गेट्स डिकम्पोज बाय यूवी रेडिएशन, क्या वो ओजोन डिकम्पोज होती है, नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनानी थी तो डी वाली, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, सम वेस्ट आर गिवन बिलो। गार्डन वेस्ट हो गया, बॉल पॉइंट पेन रिफिल हो गई, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल मेड ऑफ ग्लास, एंड देन है पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और ओल्ड कॉटन शर्ट। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल इसमें कौन से, गार्डन का वेस्ट क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। बॉल पेन की रिफिल वगैरह प्लास्टिक की होती है तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स मेड ऑफ ग्लास, अगेन नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। फ्रूट वेजिटेबल की पील्स बायोडिग्रेडेबल, ओल्ड कॉटन शर्ट वो भी बायोडिग्रेडेबल। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से है इसमें, सेकंड और थर्ड, तो देख लो ऑप्शन सेकंड थर्ड क्या है, बी पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट शुड नॉट बी यूज बिकॉज। डिस्पोजेबल प्लास्टिक क्या होता है, हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, सो दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, और बाकी क्या दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल, नहीं है ऐसा। दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक नहीं कह सकते, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं। दे आर मेड ऑफ मटीरियल विद लाइट वेट, हाँ ये कैसी बात है, लाइट वेट का, तो ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से बेटा 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स विच रिजल्ट इन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन रिवर और पॉन्ड्स इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। जो इतना ज्यादा सिंथेटिक खासकर जो पेस्टिसाइड्स यूज होता है उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं भाई, जब वो वॉश ऑफ होता है, रिवर्स में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है, तो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो उससे होती है, डिस्टर्ब होती है। एंड उसके साथ साथ फूड चेन में क्योंकि वो चीज आ गई तो वो हर लेवल पे जा रही है, तो ह्यूमन लाइफ के लिए भी, एंड ऑल्सो पोटेंशियल बाय एक्यूमुलेशन इन फूड चेन रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, सबको ही वो नुकसान पहुंचाता हुआ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई आर क्रॉप फील्ड कंसिडर एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल हो गए जो मैन मेड है, जिसमें भी ह्यूमन की दखलंदाजी हो रही है, वो सारे हमारे आर्टिफिशियल आते हैं। अब जब ऐसा इकोसिस्टम क्रॉप फील्ड वाला बनता है, वहां पे हम डिसाइड करते हैं कौन सी क्रॉप्स लगानी है, कैसे प्लांट्स होंगे, पेस्टिसाइड्स डलेंगे, फर्टिलाइजर्स डलेंगे, ये सब ह्यूमन का इंटरफेरेंस आ गया, इसीलिए वो आर्टिफिशियल हो गए। सो कैसे लिखेंगे, क्रॉप फील्ड्स आर एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बिकॉज प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर सिलेक्टेड बाय ह्यूमंस। ऑल्सो ह्यूमंस ऐड केमिकल्स सच एज मैन्योर, पेस्टिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स
in the field to increase soil nutrients or control the organism. Since human manipulate both biotic and abiotic components of the crop field, they are known as artificial. अब से crop field कहीं भी किसी भी artificial बारे में पूछेंगे, जहां पे भी human का interference है वो भैया man-made हो गया and वो natural नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राइट अ कॉमन फूड चेन ऑफ 4 स्टेप्स ऑपरेटिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इसमें ये नहीं, मैंने ये लिखे, आपको भी लिखने, कोई भी लिख सकते हो। स्टार्ट होता है ग्रास से, आप बाद में ग्रास हॉपर कुछ भी ले के जा सकते हो, रैबिट आ गया, फॉक्स आ गया, लायन हो गया, कोई भी चेन बना सकते हो, 4 लिखने आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, हाँ ये ध्यान रखना है, इसमें फिशेज वाला मत घुसा देना क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि टेरेस्ट्रियल वाला बताना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15, इन द फॉलोइंग फूड चेन ओनली 2 joules ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू द पीकॉक, हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट इन ग्रास, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको याद होगा, एक हमने पढ़ा था 10% लॉ। 10% लॉ के हिसाब से क्या होता है बच्चे, जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो जो जैसे ग्रास हॉपर ग्रास कंज्यूम करे तो ग्रास के पास जितनी एनर्जी थी उसका 10% ग्रास हॉपर के पास जाएगा। अब ग्रास हॉपर को कोई खा रहा है तो ग्रास हॉपर के पास जितनी एनर्जी थी उसको खा के उसका 10% एनर्जी सामने वाले पे 10% जाती है। तो अगर यहाँ पीकॉक के पास 2 joules आई है तो इसका मतलब उससे एक जो पहले होगा उसके पास 20 होगी, तभी उसका 10% 2 हुआ। इसके पास 200 होगा तभी इसका 10% 20 हुआ, और पीछे जाओगे तो 2000 होगा, और पीछे जाओगे तो 20,000 होगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे समझो, ग्रास के पास अगर 20,000 joules ऑफ एनर्जी थी, इसका 10% किया 2000, इसका 10% किया 200, इसका 10% किया 20, इसका 10% किया 2 joules। तो 10% लॉ के हिसाब से जो हमारी ग्रास है उसके पास 20,000 joules होगी, और ये ग्रो कहाँ से हुआ, सनलाइट में से, तो वो और ज्यादा उसको बढ़ा लो, 2 लाख joules हो गई, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ फूड चेन एनर्जी डिक्रीजेस एज इट मूव्स अप ट्रॉपिक लेवल, typically only about 10% of the energy from one level is transferred to the next, given that 2 joules of energy is available to the peacock, the top level। जो यहाँ पे इस वाली जो हमें फूड चेन रहेगी उस पे टॉप लेवल पे अगर 2 joules है, so we can calculate the energy available at each preceding level stating from the peacock we multiply by 10 on each level। जैसे जो इससे पहले स्नेक था उसके पास 2 into 10 20 होगी, वही जो मैंने बताया, then 20 into 10 200, then 200 into 10 2000, 2000 into 10 20,000 and so, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड इन द अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, हाउ डज ओजोन इफेक्ट आवर इकोसिस्टम। तो सबसे पहले ओजोन क्या होता है, ये जो हमारे ऑक्सीजन के एटम्स है, जब यहाँ पे 3 अलग अलग ये ऐसे मिलते हैं तो बनता है O3, और ये O3 होता है ओजोन, ठीक है। सो ओजोन इज अ गैस विच इज फॉर्म व्हेन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि हमारा O2 मॉलिक्यूल है, जब कंबाइन करता है अपने ऑक्सीजन के एटम के साथ तो 2 + 1 O3 हो जाता है। दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड क्या पूछा है हमसे, हाउ इज इट फॉर्म। अब कैसे होता है, जब यूवी रेडिएशन, ऑक्सीजन तो हाई लेवल पे, अब ऑक्सीजन तो है ही प्रेजेंट, सो हायर लेवल पे क्योंकि वहां पे यूवी रेडिएशन होता है तो वो इस ऑक्सीजन के, जैसे ये O2 है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है OO में। सो अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है और साथ में ये OO वाले भी खाली घूम रहे हैं, तो अगर ये O2 ने किसी एक के साथ कंबाइन कर लिया O3 बनाएगा, या 3 अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स में आपस में कंबाइन कर लिया तो वो O3 बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, at higher levels of the atmosphere UV radiation act on oxygen molecule, the higher energy UV radiation split apart some molecule oxygen into free oxygen atoms, so इसमें OO खाली हो गए हमारे। These atoms then combine with the molecule oxygen to form ओजोन, तो 3 कंबाइन होके ओजोन बन जाता है, ऑक्सीजन ने एक के साथ कंबाइन किया O3 बना लिया, ठीक है। लास्ट क्या पूछा था, हाउ डज ओजोन अफेक्ट आवर इकोसिस्टम। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ओजोन वैसे चाहे जितनी भी डेडली पॉइजन हो, लेकिन ये हमें प्रोटेक्ट करती है, वो एक ऊपर एक शील्ड बना लेती है जिससे जो यूवी रेडिएशन है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है क्योंकि उससे स्किन कैंसर होने के चांसेस है, कैटरैक्ट होने के चांसेस है, उस यूवी रेडिएशन को डायरेक्ट हम तक आने से बचाती है, एक शील्ड बना के रखती है। सो ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन, देयरफॉर इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ऑल इकोसिस्टम या ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हाईली डैमेजिंग रेडिएशंस दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक skin cancer, cataract in humans and potential damage to some
मेरीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ए पार्ट, स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लॉथ बैग्स ओवर प्लास्टिक बैग। सो क्लॉथ बैग को अगर हम यूज करेंगे, पहली चीज वो क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गया। ठीक है, प्लास्टिक हमारा क्या है, पॉल्यूशन कॉज करता है, तो ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा, बायोडिग्रेडेबल है। एंड ऑल्सो बार बार आप यूज, जैसे अब एक कोई पॉलिथीन है, उसमें आप कोई भारी चीज ले आए तो दोबारा इतना उसको हम यूज नहीं कर सकते, फिर हम फेंक देते हैं। लेकिन क्लॉथ वाले को क्या है, अगर खराब भी हो गई, गीली भी हो गई, गंदी भी हो गई, तो हम उसको दोबारा से धो के रीयूज कर सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो बायोडिग्रेडेबल है, इट कैन बी यूज ऑल्सो। एक मैंने ऐसे डाल दिया, कोशिश करना अगर दो आए तो ये थोड़े ऐसे सेंसिबल वाले ना, क्लॉथ बैग है कैपेबल ऑफ कैरिंग मोर थिंग्स, मतलब कंपैरेटिवली जैसे कोई भारी चीज है क्लॉथ बैग कैरी कर लेगा पिन्नी, बट ऐसे ही लिख दिया था मैंने, आप ये दो ध्यान रखना, ये ज्यादा अच्छे लगेंगे लिखते हुए। ठीक है, चलो लिस्ट एनी टू मेथड्स बाय विच द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन अर्बन एरियाज कैन बी सेफली डिस्पोज ऑफ। तो कैसे कैसे होता है, एक तो ऑप्शन है हमारे पास लैंडफिल मेथड है, उसके अलावा अगर हम जो हमारा बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टिंग कर ले तो वहां से भी ये दो मेथड है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मेंट बाय गार्बेज, लिस्ट टू क्लासेस इनटू व्हिच गार्बेज इज क्लासिफाइड। सो गार्बेज क्या है, हमारे घर से रोज कितना कूड़ा निकलता है, तो गार्बेज है जो अनवांटेड चीजें जो नहीं चाहिए, दे आर कंसिडर्ड एज गार्बेज। एंड दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो बार बार मतलब नेचुरली प्रोसेस से अपने आप वो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो नहीं होते। ठीक है, वही पॉल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है वाई, what do we actually mean when we say that enzymes are specific in their action। so इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाए। सो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, एंजाइम का काम क्या होता है, एक बेसिकली कैटलिस्ट होते हैं ना, जैसे वो क्या करते हैं, एक रिएक्शन को बढ़ा देते, तो एंजाइम भी कुछ ऐसे ही वर्क करते हैं, दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। फॉर एग्जांपल एंजाइम मेल्टस एक्ट्स ऑन शुगर मेल्टस बट नॉट ऑन लैक्टोज ऑयल। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जो एंजाइम है ना, उसका भी फिक्स काम है कि वो इसी चीज पे काम करेगा, और एक मतलब मान लो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है फॉर एग्जांपल, सो ये पर्टिकुलर एंजाइम इसी चीज को ब्रेक डाउन कर सकता है, बाकी चीजों पे उसका अलग वो होगा। सो डिफरेंट एंजाइम मे एक्ट ऑन द सेम सब्सटेंस बट गिव राइज टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सिमिलरली एन एंजाइम मे एक्ट ऑन डिफरेंट सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो भैया एंजाइम जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बना हुआ है, उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करेगा, अलग अलग चीजों पे उसके अलग अलग एंड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो शोइंग। अच्छा, यहाँ से हमारे 3 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो शोइंग 3 फूड चेन A, B एंड C एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो यहाँ पे फूड चेन देख लो जितनी यहाँ पे समझ आ रही है। ठीक है, चलो दिख रहा है वैसे यहाँ पे ये है, फिर उसको डियर ने खाया, आगे यहाँ पे लायन हो गया, इधर प्लांट है, फिर ग्रास हॉपर आया, फ्रॉग आया, स्नेक आया, ईगल आया, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है, शायद ये हाँ ईगल्स है क्योंकि इसमें फिश आ रही है, वो दिख रहा है। चलो पढ़ते हैं, बोला क्या है, नेम द टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट इन फूड चेन बी एंड सी। सो बी वाली में देखो, अगर हम बी वाली पे ध्यान दें, इसमें क्या ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, ये है, तो ये हमारा टेरेस्ट्रियल वाले में चला गया। ठीक है, इसमें दूसरे वाले में फिश वाला दिख रहा है, तो इसको हम एक्वेटिक वाला बोल सकते हैं। ठीक है, सो नाउ सेकंड पार्ट, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ऑल द चेन्स आर प्रोड्यूसर्स वाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी डू दीज प्रोड्यूसर कैप्चर फॉर देयर यूज। अब पहला जो है सब में प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि देखो जो प्रोड्यूसर्स है उन्हीं के पास एक ऑप्शन है कि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पूछा है कि कितना परसेंट, तो हमने 10% लॉ में बोला कि हर स्टेप पे 10% जाते हैं, बट जो प्रोड्यूसर है क्योंकि वो सोलर एनर्जी ले रहे, तो सोलर एनर्जी तो बहुत ज्यादा है उस पे, तो सो वहां से सिर्फ 1 या 2% यूजली ले पाते हैं, एंड देन हर नेक्स्ट लेवल पे 10% जाती है। ठीक है, और क्या पूछा है, और कुछ नहीं है इसमें। सो द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ऑल फूड चेन कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस कैप्चरिंग सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। प्रोड्यूसर्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ सोलर एनर्जी फॉर देयर यूज। नेक्स्ट है, व्हाई आर द एरोज शोन इन द डायग्राम इन वन डायरेक्शन ओनली एंड नॉट वाइस वर्सा, जस्टिफाई। अब देखो यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें, नोटिस करो यहाँ पे जो एरोज लगे हुए हैं, और हर बार फूड चेन में एरोज ऐसे ही होते हैं, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे ये एरो इसकी तरफ ऐसे करके है, क्या प्लांट्स इसको खा रहे हैं? नहीं। यहाँ हम एक आगे बढ़े, इसका इस पे है, तो कायदे से ये एरोज उल्टे नहीं होने चाहिए कि भैया ये टाइगर है वो डियर को खाएगा, डियर है वो प्लांट खाएगा, ऐसे लगे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एरोज हमेशा इस डायरेक्शन में होते हैं क्योंकि एरो रिप्रेजेंट करते हैं
एनर्जी का ट्रांसफर, के यहाँ से एनर्जी गई इसके पास, इससे एनर्जी गई इसके पास, इसको जिसने खाया उसके पास गई। सो ये सारे यूनी डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि एनर्जी रिवर्ट में किसी के पास नहीं आती। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द एरो इन द डायग्राम आर शोन इन वन डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एंड नॉट वाइस वर्सा, बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर इन यूनी डायरेक्शन एंड कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ध्यान रखना, जब भी फूड चेन बनाओगे तो ऐसे ही बनती है, जैसे ग्रास, ग्रास के बाद ग्रास हॉपर, ठीक है, या उसके बाद फ्रॉग, तो हमेशा आगे की तरफ, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर दिखा रहा है। ऐसे मत कर देना कि फ्रॉग ने खाया ग्रास हॉपर को, ग्रास हॉपर ने खाया ग्रास को, उल्टा हो जाएगा। एरोस का ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20। प्लांट्स, डियर, लायन इन द गिवन फूड चेन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म, मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है, अगर किसी एक ट्रॉफिक लेवल में से हम सारे वो हटा दें, जैसे इसमें से प्लांट्स को डियर खा रहे हैं, डियर को लायन खा रहा है, वो कह रहे हैं अगर हम डियर को कंप्लीटली वैनिश कर दे, पूरी स्पीशी हटा दे उसकी, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे पहला वाला ये इस पे और इसके बाद वाले पे। तो देखो, जब डियर पूरे खत्म हो जाएंगे तो इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बच्चे? कि प्लांट्स बढ़ते जाएंगे। अब जो डियर कंज्यूम कर रहे थे प्लांट्स को कोई कंज्यूम नहीं करेगा, तो प्लांट्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और सिंस लायन अगर सिर्फ डियर पे डिपेंडेंट है, तो जब डियर सारे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? एक टाइम बाद लायंस भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। सो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज कहाँ आती है? यहाँ पे कहाँ गया? ट्रॉफिक लेवल इन द अबव चेन। इफ, अच्छा, विल द इम्पैक्ट बी सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड trophic level if above food chain, in the above food chain, if they were present in a food web। अगर यही चीज एक फूड वेब में देखे तो, और जो सच भी है, लायन सिर्फ डियर पे डिपेंडेंट तो नहीं है, लायन और भी एनिमल्स है जिनको खा सकता है। तो जब फूड वेब है तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि लायंस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके पास खाने के और ऑप्शंस होंगे, तो वो चीज खा लेंगे। ठीक है, तो जब फूड वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यही सारी कहानी जो मैंने बोली है वो यहाँ लिखी होगी, आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम? गिव एन एग्जांपल। कैन अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बिकम सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम? गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो पहली बात, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन से होते हैं? जिसमें ह्यूमन डिसाइड करते हैं कैसा प्लांट होगा, क्या केमिकल डालेंगे, ये वो जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, वो सारे हमारे ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होते हैं। एंड उसके बाद बोला है क्या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन सकते हैं? तो बन सकते हैं अगर वो रिलाई ना करे ह्यूमन पे, बट ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होता। अगर तो देखो उनका ह्यूमन का बिना इंटरफेरेंस के भी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनको ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, जैसे फॉरेस्ट वगैरह है, वहां पे वो अपने आप खुद का अपना सर्वाइवल खुद को सब कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसा होने लग जाए कि एबायोटिक और बायोटिक आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, तब जाके वो सस्टेनेबल बन सकते हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, सो इसको कैसे लिखेंगे? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम आर एनवायरमेंट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड और सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड बाय ह्यूमन टू सर्व स्पेसिफिक पर्पस। दीज इकोसिस्टम कैन इंक्लूड अर्बन एरिया, एग्रीकल्चर फील्ड हो सकते हैं, पार्क हो सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स हो सकते हैं। एन एग्जाम्पल, अच्छा कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछे थे, तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है राइस पैडी, where human cultivate rice in flooded fields. A human made ecosystem can potentially, वो पूछा था सेकंड पार्ट, उस पे आगे, it can become a self sustaining ecosystem if it develops the balance relationship between biotic, उसके living और non living components में एक balance बना ले। This means that the ecosystem can maintain itself without external input। कोई external input नहीं आएगा, अपने आप को अगर खुद maintain कर सकता है तभी वो natural बन पाएगा। Relying on natural processes such as nutrient cycles and energy flow। सिर्फ जो नेचुरली चीजें अवेलेबल है उस पर डिपेंडेंट है, कोई फर्टिलाइजर कोई स्पेशल उसको इरिगेशन वगैरह कुछ नहीं मिल रही, नेचुरल जो मिल रहा है वहां सर्वाइव कर पाएगा। हाउएवर this is often challenging due to the ongoing influence of human activity which can disrupt these natural processes। लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी यहाँ पे चल रही है कि कुछ ना कुछ इंटरप्शन ह्यूमंस का हो ही जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22। नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फॉर ऑल द फूड चेन्स, व्हाट आर दे कॉल्ड? सो पहला लेवल अभी हम डिस्कस करके है, पहला लेवल कौन सा होता है? प्रोड्यूसर्स का होता है, और उनका काम क्या होता है? वही है ऑटोट्रॉफ्स, मान लो एक तरह से, जो सोलर एनर्जी को यूज करके अपना खाना खुद बना पा रहे हैं। सो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल
of all food chain are producers. They are called so because they are only one that change the light energy to of sun to chemical energy of food. The same energy goes to other trophic level in the food chain. ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया उसको, और क्यों ऐसा उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं वो भी बता दिया. नाउ बी पार्ट है, व्हाई आर द ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय बायोमैग्निफिकेशन. अब बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चे? जैसे हमने एनर्जी का देखा, एनर्जी में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स के पास जितनी एनर्जी है उसका 10% गया ऊपर वाले के पास, उसका 10% ऊपर वाले के पास, उसका 10% ऊपर वाले पर, तो एनर्जी ऊपर जाते जाते क्या हो गई, कम होती जा रही, क्योंकि सिर्फ 10% जा रही. लेकिन बायो मैग्निफिकेशन में जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जैसे प्रोड्यूसर्स है उसमें अगर कोई जैसे पेस्टिसाइड्स ही मान लो, उससे क्या है कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है, सो वो कह रहे हैं वो हर लेवल पे बढ़ता जाता है. यहाँ पे उल्टा होता है, जैसे प्रोड्यूसर्स के पास चलो कुछ यहाँ पे टॉक्सिक चीजें थी, जब उसको जिसने कंज्यूम किया उसके एक ऊपर लेवल पे वो टॉक्सिक वाली चीजें बढ़ गई, उसको जो कंज्यूम करे और बढ़ गई, तो ऐसे बढ़ती जा रही है. अब ह्यूमन बीइंग ही सबसे ज्यादा क्यों एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम हर फूड चेन के टॉप पे बैठे हुए हैं, दैट्स व्हाई. सो biomagnification refers to progressive accumulation of chemicals at each trophic level. Human beings are most adversely affected by biomagnification because they are at the top of any food chain. Therefore, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in human body. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कलेक्ट हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट वन इल इफेक्ट ऑफ द क्या लिखा है ये, एब्सेंस ऑफ डीकम्पोजर्स फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम. अब नेचुरल इकोसिस्टम में से अगर डीकम्पोजर्स का काम क्या है, डेड एंड डिकेन पे वो सर्वाइव करते हैं एंड उसको खत्म करते हैं और आगे अच्छी चीजें प्रोड्यूस करके ऐसे एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारे पास अच्छे मिनरल्स वगैरह भी आते हैं. तो अगर आप इसको कंप्लीटली हटा दोगे तो डेड एंड डिकेन चीजें पड़ेंगी और वो एक्यूमुलेट होती जाएंगी. सो कैसे लिखेंगे इसको हम, विदाउट डीकम्पोजर द ऑर्गेनिक मैटर वुड नॉट बी एफिशिएंटली ब्रोकन डाउन एंड रिसाइकल इनटू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कोई ब्रेकडाउन, कोई खा ही नहीं रहा, कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स उससे जो मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे, लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द इकोसिस्टम. दिस विल डिस्टर्ब द नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नेगेटिवली इंपैक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी, प्रमोटिंग डिजीजेस एंड हिंडरिंग द ओवरऑल हेल्थ एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम. तो ओवरऑल हेल्थ और फंक्शन इकोसिस्टम का खराब हो जाएगा अगर हम इन डीकम्पोजर्स को निकाल देंगे. ठीक है, अब इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डीकम्पोजर्स का क्यों वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम. ठीक है, सेम आंसर होगा. सो क्वेश्चन 23, व्हाट आर कंज्यूमर्स, नेम द 4 कैटेगरी अंडर विच द कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड. सो कंज्यूमर क्या होते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और 4 कैटेगरी क्या होती है, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस एंड पैरासाइट्स. ठीक है, पैरासाइट्स वो होते हैं जो एक होस्ट बॉडी पे रह के ही मतलब उसी पे ही सर्वाइव करते हैं. ठीक है, सो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स एंड कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड from inorganic sources are called consumers. and herbivores, carnivores, omnivores and parasites. अगर थोड़े बड़े और नंबर ज्यादा में आ जाए या जैसे 3 नंबर का भी है तो आप चाहो तो इन सबको डिफाइन भी कर, जैसे herbivores जो सिर्फ ग्रास ईटिंग वाले होते हैं, प्लांट ईटिंग वाले होते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग वाले होते हैं, ओमनिवोरस जो ग्रास और फ्लैश दोनों खा लेते हैं, एंड पैरासाइट्स जो क्या करते हैं, मतलब लिविंग होस्ट बॉडी पे ही सर्वाइव करते हैं, जैसे खून चूस चूस के जी रहे हैं बेचारे. ठीक है, तो वैसे वाले सब इनको डिफाइन कर देना. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज एन इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक, बेसिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजों के बीच का जो इंट्रैक्शन है, वो कंपोनेंट जब आपस में इंट्रैक्शन करते हैं तो हमारा इकोसिस्टम बनता है. सो एन इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज एन इंट्रैक्शन अमंग द बायोटिक एंड इन एबायोटिक components present in a definite environment. Then है list any 2 natural ecosystem. Natural ecosystem क्या हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकता है, हमारा मेरीन इकोसिस्टम लिखा है, इसको और ज़्यादा गहराई में पॉन्ड्स वगैरह, ओशंस वगैरह, ये सब लिख सकते हो. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड टू बी क्लीन रेगुलरली. वाई. अब जो पॉन्ड्स है और लेक्स है इनको तो रेगुलरली इतना कोई क्लीन नहीं कर रहा, या ओशन है उतना बड़े ओशन को बैठ के कोई क्लीन इतना नहीं कर रहा, लेकिन अगर घर में हम एक छोटा सा एक्वेरियम रखते हैं तो उसको हमें क्लीन करना पड़ता है. उसका क्या रीजन है कि बाकी जो नेचुरल वाले हैं, जो बड़े बड़े ओशन पॉन्ड्स वगैरह हैं, यहाँ पे डीकम्पोजर्स है, नेचुरल डीकम्पोजर्स है, लेकिन जब हम घर में एक एक्वेरियम रखते हैं तो वहां पे नेचुरल डीकम्पोजर्स
नहीं है तो जितना भी वहाँ पे वेस्ट कलेक्ट होता है उसे हमें ही क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑब्वियसली आपकी फिश की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा. So we do not clean ponds or lakes, but an aquarium need to be cleaned regularly because an aquarium is an artificial ecosystem that does not contain producers and decomposers. उसमें ना producers है ना decomposers है. Therefore, the leftover food particles of fishes mix with water and accumulate to form toxic substance. Thus, in absence of natural cleanser or हमारे decomposer, an aquarium is required to be cleaned regularly फॉर बेटरमेंट ऑफ फिशेस. ठीक है, लास्ट था ये क्वेश्चन. इसका नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 25, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बेस्ड ऑन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स. तो देखो इकोसिस्टम की दो टाइप्स, एक टेरेस्ट्रियल हो गया, दूसरा क्या होता है एक्वेटिक. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा एक्वेटिक. सेकंड है कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक, और सेकंड यहाँ पे आ जाएगा ए बायोटिक. अब थर्ड कहाँ पे, नीचे. ए बायोटिक में बच्चे हमारा क्या क्या आता है, सॉइल आ गया, नॉन लिविंग चीजें आती है, तो सॉइल आ गया, वाटर आ गया, विंड आ गया. सो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा. बायोटिक में हमारी कौन सी चीजें होती है, लिविंग बींग्स होते हैं. सो प्लांट्स आ गए और एनिमल्स आ गए. नेक्स्ट लास्ट क्या है, डेफिनेशन. इकोसिस्टम अभी हमने डिफाइन किया था, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक. ठीक है, नेक्स्ट नॉन बायोटिक सॉरी ए बायोटिक. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, अ फूड चेन जनरली हैज 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल्स. एक्सप्लेन. जो फूड चेन होती है उसमें 3 या 4 लेवल्स होते हैं. क्यों बच्चे, क्योंकि हमने देखा फूड चेन में क्या होता है 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. अब अगर 2000 से शुरू हो रही है, 10% गई, कितनी हो गई 200 हो गई, फिर 10% गई 20 हो गई, फिर 10% 2, अब 2 के आगे और 10% तो पॉइंट है, तो कितना ज्यादा ये कम होता जाएगा, एनर्जी नहीं बचेगी, तो इसलिए ज्यादा लेवल नहीं होते. सो अ फूड चेन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 trophic level because energy transfer between level is insufficient with only about 10% of energy being passed on the next level. This limits the number of trophic level that can be supported. Because ये सोचो ना और लेवल बढ़ा है तो उनको तो कुछ एनर्जी नहीं मिल रही है, उनको फायदा क्या होगा उसको कंज्यूम करने का. नेक्स्ट है व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ये भी हम समझ के आए हैं क्या होता है. जैसे जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है बिल्कुल लोअर लेवल पे, उसको जो कंज्यूम कर रहा है बढ़ जाता है केमिकल सब्सटेंस, उसको जो कंज्यूम कर रहा है बढ़ जाता है. सो ऐसे वो हर लेवल पे बढ़ता जाता है. सो biological magnification, also known as biomagnification, is the process by which the concentration of toxic substances increases in each successive link in the food chain. These substances are often polluted, the pollutants that are not easily broken down and accumulate in organism. ठीक है, जो भी कर रहा हो ह्यूमन क्यों एडवर्सली इफेक्ट होते हैं इससे, क्योंकि हम लोग हर फूड चेन के टॉप पे बैठे हुए हैं. चलो आगे देखो. Next, question number 27. Energy flow in food chain is always unidirectional. Justify the statement. Explain how the parasites enter a food chain and subsequently get into our body. So, सबसे पहली चीज एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल क्यों है, ये भी हमने पहले भी एक बार डिस्कस कर लिया कि भैया जैसे किसी चीज को कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो उसके पास जो एनर्जी थी उसका 10% आगे चला गया, लेकिन जो कंज्यूम करे वहां से वापस वाइसा वर्सा एनर्जी का कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसलिए वो एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो रहता है. पहली चीज. दूसरा, पेस्टिसाइड्स क्या है, डलते जैसे अगर आपने उसमें डाले हैं क्या कहते हैं कोई फार्म में अपने डाल रहे क्रॉप्स वगैरह पे डाल रहे हैं, वो जब वॉश आउट होंगे एक तो एक्वेटिक में जाएंगे, वहां पे जाके वो एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं. पूछा क्या था यहाँ पे, एंटर अ फूड चेन. और इसी तरीके से देखो वहां प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुआ, उसको किसी ने कंज्यूम किया, सो उसके पास वो टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, और हमने देखा था हर लेवल पे टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होता तो बॉडी में ऑर्गेनिजम्स में एक्यूमुलेट होता रहता है. एक बार पढ़ लेते हैं पूरा. पहले फ्लो ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं. द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी. सारी एनर्जी कहां से आ रही है, सन से आ रही है फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ. देन द एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट बैक टू. अब भैया उसने तो एनर्जी ले ली, वहां तो एनर्जी कुछ नहीं, तो इसलिए यूनिडायरेक्शनल चलती है ये चीजें. देयरफॉर इन द फूड चेन द एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल. द एनर्जी इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस. अब एक बार एनर्जी वहां ट्रांसफर हुई, प्रीवियस वाले पे वो एनर्जी नहीं बचेगी ना. Then pesticides used for crop protection when washed away go down into the soil. These pesticides absorbed by plants which are the producers. On consumption of these plants, the pesticides enter our food chain and being non-biodegradable, these chemicals get accumulated progressively and enter our body. ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पे इनका कहीं पे भी ब्रेकडाउन नहीं हो तो वो accumulate होते बढ़ते जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28. अ गैस एक्स विच इज अ डेडली पॉइजन. कौन सा डेडली पॉइजन यहाँ पे हमने पढ़ा है बच्चे, ओजोन. ठीक है, तो अ गैस एक्स which is a deadly poison is found at the higher level of atmosphere and performs an essential function. तो name the gas. कौन सी गैस हो गई हमारे पास,
ओजोन की बात हो रही है। एंड राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय दिस गैस इन द एटमॉस्फेयर। क्या फंक्शन परफॉर्म करती है ये? एक शील्ड प्रोवाइड करती है जो कि यूवी रेस को हम तक आने से रोकती है। Which chemical is linked to decrease the level of this gas? कौन है जो इसका जो लेवल है वो डिक्रीज कर रहा है? कौन सी गैस है? बीच में हमने एक स्टडी देखी थी जिसमें CFCs की वजह से जैसे डिप्लीशन हो रहा है इस गैस का, सो उसके यूज की वजह से इस गैस की बात हो रही है, CFCs। एंड व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू चेक द डिप्लीशन ऑफ द लेयर कंटेनिंग दिस गैस? तो यहाँ पे हुआ था बीच में बैन हो गए थे बिल्कुल कि ये यूज नहीं होंगे, बेसिकली रेफ्रिजरेटर एसीज वगैरह में यूज होते हैं, तो इनको बैन कर दिया गया था कि भैया जितना कम से कम इस चीज का यूज हो सके, क्योंकि हमारी ओजोन लेयर जो है उससे खराब हो रही है। सो द गैस एक्स इज ओजोन। एक एक पार्ट का एक आंसर देते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है। देन ओजोन एब्जॉर्ब्स द मेजॉरिटी ऑफ सन्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन प्रोटेक्टिंग लिविंग हुड। तो ये सेकंड हो गया कि उसका फंक्शन क्या है। देन हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि CFC जिसको बोलते हैं आर लिंक टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ओजोन, इसकी वजह से डिक्रीज आ रहा है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल ट्रीटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू फेस आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इंक्लूडिंग CFC। तो जो ऐसे सब्सटेंस है जो ओजोन का डिप्लीट कर रहे हैं उसको क्या किया था कि भैया उसका प्रोडक्शन कम कर दिया था या रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, differentiate between biodegradable and non-biodegradable substances with the help of example and list 2 change in habit that people must adopt to dispose non-biodegradable waste for saving the environment। So पहले बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो हमारे ये biodegradable waste है, those waste can be easily degraded by decomposers into substances that go into soil and are harmless to the environment। So भैया ये आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं एंड हार्मलेस एनवायरमेंट पे। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे हो गए विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय डिकम्पोजर्स एंड दस रिमेन इन द एनवायरमेंट कॉजिंग पॉल्यूशन। ये डिकम्पोज ही नहीं होते और सालों साल एनवायरमेंट में पड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर नेचुरल वेस्ट। यहाँ पे जैसे हमारे जो फ्रूट वेजिटेबल पील्स वगैरह सारे नेचुरल वेस्ट हैं। एंड जब हम यहाँ नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करेंगे ये सारे सिंथेटिक वेस्ट है, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, ग्लास हो गया, तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती है। नेक्स्ट हमसे पूछा था कैसे हम अच्छे से इनको कर सकते हैं, तो इनको रीयूज करो, रिसाइकिल करो एंड और कुछ ऐसा लिखना है तो भैया कॉटन को या जूट के बैग्स यूज करो, पॉलिथीन मतलब जो पॉलिथीन बैग्स है उनको, प्लास्टिक बैग्स और पॉलिथीन बैग्स को अवॉइड करो एंड यूज ऑफ सेपरेट डस्टबिन। फॉर बहुत जगह भी हो भी किया कि आपने देखा होगा बहुत सोसाइटीज में ऐसा होता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग करो और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ताकि जो बायोडिग्रेडेबल है आराम से उसको ले जाके डंप किया जाए और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो रीयूज हो सके चीजें उनको वहां से मतलब क्या कहते हैं सेग्रीगेट करा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखो ये 4 नंबर का है, बेसिकली इसमें सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस है, ठीक है। सो एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, केस बेस्ड स्टडी जैसा क्वेश्चन है, मैं फटाफट से रीड कर देती हूँ आपके लिए। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ विच वाटर इज द मेन कंपोनेंट, फूड एज वेल एज वाटर। वैसे आप खुद ही पढ़ लेना, इतनी बड़ी कहानी लिखी है, हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाई इज मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। सो सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग में क्यों है, क्योंकि हमने देखा था जैसे प्रोड्यूसर्स के पास थे वहां पे पेस्टिसाइड, अब वो अपने आप ब्रेक डाउन तो होते नहीं, तो जिसको उसने कंज्यूम किया उसमें और बढ़ गए आगे, क्योंकि ये क्या है बायो मैग्निफिकेशन की वजह से वो हर लेवल पे बढ़ते जाते हैं और हम क्योंकि टॉप पे बैठे हुए हैं फूड चेन की, तो सबसे ज्यादा हमारे में एक्यूमुलेट होते हैं। सो कैसे लिखेंगे इसको, द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ह्यूमंस आर एट द टॉप ऑफ फूड चेन एंड ड्यू टू बायो मैग्निफिकेशन द कंसेंट्रेशन ऑफ, जो हम बार बार बोल रहे हैं टॉक्सिक, वो बेसिकली DDT की बात हुई। इसकी फुल फॉर्म इतना लंबा वर्ड करने याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ DDT कर लो। इंक्रीजेस एज वन गोज अप इन द ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है, तो वो बढ़ता जाता है हर ट्रॉपिक लेवल के साथ। देन गिव वन मेथड which could be applied to reduce or intake of pesticides थ्रू फूड टू सम एक्सटेंट। क्या कर सकते हैं, जो वहाँ पे सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं उसकी जगह अगर नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज हो तो बेटर हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड बी डन एंड मोर बायो पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट क्या पूछा है, वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन रिप्रेजेंट, अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं, क्या इतनी देर से हम बोल ही रहे हैं हर ट्रॉफिक लेवल तो उसको क्या बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट पूछा है विद रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम मैन इज हम किस में आते हैं,
हम प्रोड्यूसर्स तो नहीं, अपना तो खुद नहीं बनता, हम तो डिपेंडेंट है, तो हम आते हैं कंज्यूमर्स में, ठीक है। जैसे अब चाहे वो हम लोग चाहे वो क्या होते हैं ओमनीवोरस हो, चाहे हम हर्बीवोरस बन जाएं, ठीक है, लेकिन आएंगे किस में, कंज्यूमर्स में आएंगे। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है, कुछ टॉपिक्स है, जैसे कुछ वर्ड, जैसे हमारा 10% लॉ हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, ये वाली चीजें अच्छे से कर जाओ जो अलग अलग टर्म्स है। बाकी तो इतना बेसिक है, इसमें आप खुद भी बना बना के लिख दोगे, ठीक है। सो इसके साथ हमारी प्रैप सीरीज खत्म होती है। फाइनली सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए और जितने जितने क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज आने की सब हमने इसमें कवर कर लिए। आई रियली होप कि आपने सारी हैव गॉन थ्रू ऑल द वीडियोस, ऑल द क्वेश्चंस, एंड अब जब एग्जाम आपके आगे आपके हाथ में आएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा यार ये क्वेश्चन कहाँ से है, और सारे क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो चुके होगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। वैसे नेक्स्ट सेशन मुझे लगता नहीं है अब होगा, बिकॉज आप प्यारे प्यारे बच्चे अब नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डरना बिल्कुल नहीं है एंड अच्छे से एग्जाम दे के आना है। आई विल सी यू ऑल in some other video maybe. So bye bye for now.